एक चीज़ मैंने श्री केदारनाथ धाम में नोटिस किया, मुझे जब मैं भैरवनाथ के और ऊपर जा रहा था तो मैंने देखा रास्ते में कई जगह ऐसे पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हुए थे। मैंने जानने की कोशिश की कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि लोग इस तरह के पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस श्री केदारनाथ धाम मंदिर में। चेहरे पे की खुशी बता रही होगी कि कुछ स्पेशल हुआ है। और हाँ, फाइनली इतनी लंबी ट्रैकिंग और इतना डिस्टेंस कवर करना सब कुछ मज़ेदार रहा, क्योंकि भगवान श्री शिव के दर्शन हो गए। जो भी उनके यहाँ पे लिंग है, जो अर्ध ज्योतिर्लिंग बोलते हैं इसे, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, जिसका आधा हिस्सा माना जाता है कि पशुपतिनाथ नेपाल में है। हमने इनकी दर्शन कर ली और एक अलग सुकून मिल रहा है, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है। आप जब भी आप केदारनाथ आओ तो आप कोशिश करना आप एक दिन यहाँ स्टे करने का, ताकि आप मॉर्निंग में आकर यहाँ दर्शन कर सको। संध्या आरती है उसका लुत्फ ले सको। जब आप यहाँ पे रहोगे श्री केदारनाथ धाम के पास, मंदिर के पास, और इस प्रांगण में जो आपके जो पैर जो जमीन को टच करेगी और वो जो आप फील करोगे ना, वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। आप वो चीज़ यहाँ के ही फील कर सकते हो और आपको डेफिनेटली यहाँ आना चाहिए। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद जब हम भैरव मंदिर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद, जो ब्रिज मंदाकिनी नदी के ऊपर बनी हुई है, हमें एक भंडारा मिल गया। और फिर क्या था, भूख के मारे हम टूट पड़े इस पे। और फिर खाना खाने के बाद हमने कुछ चढ़ावा दिया उन्हें। एक चीज़ मैंने श्री केदारनाथ धाम में नोटिस किया, मुझे जब मैं भैरवनाथ के और ऊपर जा रहा था तो मैंने देखा रास्ते में कई जगह ऐसे पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हुए थे। मैंने जानने की कोशिश की कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि लोग इस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एक ही स्पॉट पे अलग अलग पॉइंट पे आप ऐसे पत्थरों के ऊपर पत्थर रख रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि लोग इस पैटर्न को क्यों फॉलो करते हैं और लोग इस तरह जो है शेप देने की कोशिश क्यों करते हैं। 23 जून से लेकर और दीपावली तक आप कभी भी यहाँ आ सकते हो। बट अगर आप एक मेंटल पीस चाहते हो और आप ईज टू ट्रांसपोर्ट चाहते हो तो आप मिड ऑफ सितंबर के बाद एंड टिल मिड ऑफ अक्टूबर या फिर आप दीपावली के आसपास भी आ सकते हो, अगर आप ठंड में खुद को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने इसीलिए बोला है कि मई और जून का जो मंथ होता है, माना जाता है केदारनाथ में पीक मंथ होता है, जब बहुत से सैलान लोग जो होते हैं वो यहाँ पे आते हैं भगवान शिव के दर्शन करने। तो आपको एक रश फेस करना पड़ सकता है। और उसके बाद जो जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है वो मानसून का महीना होता है, जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है और इसके अलावा भी बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। और उस प्रॉब्लम में हो सकता है कि रास्ता कट होने की वजह से आप 1 से 2 दिन रास्ते में ही फंसे रह जाओगे। तो अगर आप टाइम के साथ में फ्लेक्सिबल नहीं हो तो आप मानसून के टाइम को अवॉइड ही करना। आपके लिए जो बेस्ट टाइम होगा वो होगा सितंबर मिड के बाद, जब आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ के चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और हाँ, यहाँ आने से पहले आप कुछ चीज़ें कर सकते हो ताकि आप एक आप एक मेंटल पीस के साथ आओ और आपको कुछ भी चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े। आप यहाँ आने से पहले जो गवर्नमेंट की साइट है GMVN, आप वहाँ से होटल्स बुक कर सकते हो, या फिर अगर आप टेंट में स्टे करना चाहते हो तो वो भी आप बुक कर सकते हो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ जाके आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। बाकी आप दर्शन के लिए जो ऑनलाइन टोकन है वो भी आप ले सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे लंबे टाइम तक लाइन में ना लगना पड़े।
और अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो उत्तराखंड ट्रांसपोर्टेशन ने एक जो है बस चलाया है जो कि आपको गुप्त काशी तक छोड़ेगी, जो कि सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। वो आपको लगभग ऑलमोस्ट 10 बजे कश्मीरी गेट से वो बस निकलती है। आप वहाँ ये भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से बुक करने के बाद आप यहाँ पहुँचोगे आप गुप्त काशी। और वैसे तो उसका ऑफिशियल टाइम बताता है आपको वो सुबह 5 बजे छोड़ेगी, लेकिन वो ऑलमोस्ट 10 बजे तक आपको गुप्त काशी छोड़ देगी। वहाँ से आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा मान लो आप एक शेयर टैक्सी लोगे, वो आपको सोनप्रयाग छोड़ेगी। सोनप्रयाग में आप स्टे कर सकते हो नाइट में, या फिर आप वहाँ से गौरीकुंड जाके स्टे कर सकते हो। आसपास में सीतापुर में भी आप स्टे कर सकते हो, या फिर अगर आप सेम डे को अगर आप ट्रैकिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सेम डे भी ट्रैकिंग कर सकते हो। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप क्योंकि आप यहाँ आप देर तक पहुँचोगे तो दर्शन आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, तो आप उस दिन वहीं के आसपास एरियाज़ में आप वहाँ स्टे कर सकते हो। और मॉर्निंग में स्नान वगैरह करने के बाद आप चढ़ाई स्टार्ट करो, ताकि उस दिन आके आप यहाँ पे दर्शन कर सको। क्योंकि अगर आप नाइट में यहाँ रहते हो, और हाँ एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की गेन बहुत प्रॉब्लम होती है, और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ठंडे पानी से नहाना पता नहीं आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा। मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए नहाना सबसे चैलेंजिंग होता है। तो वो तो अब मैं आया था यहाँ पे परसों, और मैंने दर्शन कब किया? आज सुबह में। रीज़न यही था कि मैं स्नान नहीं कर पा रहा था, और रीज़न यही था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पानी बिल्कुल ठंडे था। -3 डिग्री टेम्परेचर में ठंडे पानी से नहाना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सो फाइनली आज सुबह में लाइट भी थी, और भगवान भोले की इच्छा थी कि मैं उनका दर्शन कर सकूं, और मैंने स्नान किया। और 5 बजे बताना चाहूँगा कि हाँ आपको गेट खुल जाती है, आप 5 बजे के बाद आप दर्शन के लिए आप जा सकते हो। हालांकि लाइन उससे पहले ही लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो आप इस तरह से प्रिपेयर होना कि आप ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे तक नहा धो के एकदम लाइन में लग जाओ, ताकि आपको जल्दी दर्शन हो सके। सेम चीज़ मेरे साथ थी। मैं ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट यानी कि गेट खुलने के बाद मैं दर्शन करके एकदम बाहर निकल गया था, और एकदम मेंटल पीस के साथ में। और जैसे ही आप मंदिर से निकलोगे, बैक साइड की तरफ आओगे, इसके ठीक पीछे से ये जो रास्ता गया हुआ है, ये आपको छोड़ेगी भैरवनाथ की तरफ। और जैसा कि हम सभी मानते हैं कि किसी भी जगह पे, चाहे वो वैष्णो देवी हो या फिर केदारनाथ हो, कहीं भी जहाँ पे भी आपको भैरव का मंदिर मिलता है, मतलब वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि आप अपने यात्रा को और आप अपनी जर्नी, आप अपने स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पे मतलब जाके एक समय दे रहे हो। यानी कि आपने जो यात्रा किया, जो पूजा किया, वो वहाँ के आप ख़त्म कर रहे हो। तो आपको भैरवनाथ का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। और ये यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 700 से 800 मीटर का डिस्टेंस होगा, और ये सड़क भी ऐसा है कि आप बिल्कुल जा सकते हो, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। बाकी 3 दिनों का हमारा ये प्लान था। 3 दिन हम यहाँ रुके, और ये 3 दिन शायद बेस्ट मेमोरेबल डेज थे मेरे लिए, और मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे वो जो मैं केदारनाथ वैली के प्रांगण में था, और वहाँ पे जो मैंने टाइम स्पेंड किया, बाकी बहुत मज़ेदार था। और इस मज़ेदार और इस बहुत ही खूबसूरत नोट पे मैं इस जर्नी, इस सीरीज़ और इस एपिसोड को द एंड बोलता हूँ। बट एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा मैं, और वो ये है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ माई जर्नी, इट्स जस्ट बिगिनिंग। सो स्टे ट्यून। आपको और भी बहुत ही खूबसूरत जर्नी और बहुत ही खूबसूरत ट्रैवल जो भी डेस्टिनेशन है, वहाँ से मैं आपको रूबरू करवाऊँगा। हमारा हिंदुस्तान बहुत ही वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, और हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। शुक्रिया। आप यहाँ तक अगर बने हुए हो तो चैनल को प्यार दे के जाना। अब आप पे है किस तरह प्यार देते हो। लव यू गाइज, बाय बाय।